बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। अल्लाह ताला आप लोगों को ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में रखें। आज हमने अपना चैप्टर नंबर 11 यानी कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री का सेकंड लास्ट चैप्टर स्टार्ट करना है और उसके बाद हमारा एक ही चैप्टर बच जाएगा इंशाल्लाह ताला, वो भी बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। और इस तरह से हमारी केमिस्ट्री की ये जो ब्रांच है फ़िज़िकल केमिस्ट्री, ये माशाल्लाह से मैट्रिक लेवल से लेकर बीएससी तक कम्प्लीटली कवर हो जाएगी और फिर हम नेक्स्ट ब्रांच की तरफ मूव करेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं सरफेस केमिस्ट्री। अच्छा जी, सरफेस केमिस्ट्री को हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम सॉलिड की सरफेस के ऊपर दूसरे सब्सटेंसेस की इंटरेक्शंस को स्टडी करते हैं। मीन कि जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड या गैस में एक्सपोज करेंगे तो लिक्विड या गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड की सरफेस के ऊपर कंसनट्रेट या एकोमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। मीन कि सॉलिड की सरफेस के ऊपर गैस या लिक्विड के पार्टिकल्स इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस सारे ये जो फिनोमेना है सरफेस के ऊपर जो फिनोमेना हो रहा है, इसको स्टडी करने को हम सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। मीन सरफेस केमिस्ट्री में हम ये सारी इंटरेक्शंस स्टडी करते हैं जो कि सरफेस के ऊपर हो रही होती हैं, ठीक है। फिर ये जो फिनोमेना है सॉलिड की सरफेस के ऊपर गैस या लिक्विड का एक्यूमुलेट होना या इंटरेक्ट करना, इसको हम कहते हैं एडजॉर्प्शन, ठीक है। इसको एडजॉर्प्शन कहते हैं। और एडजॉर्प्शन से रिलेटेड दो टर्म्स हैं, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनकी हमें समझ होनी चाहिए। इसमें आप जैसे मैंने ऊपर आपको एग्जांपल में बताया कि गैस या लिक्विड के पार्टिकल्स जो कि सॉलिड के ऊपर आके इंटरेक्ट करेंगे, वो गैस या लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं उनको हम एडजॉर्बेट कहेंगे। मीन हमारा वो वाला फेज़ जो आके इंटरेक्ट कर रहा है उसको हम एडजॉर्बेट कहेंगे। और वो फेज़ मीन के जो सॉलिड है जिसकी सरफेस के ऊपर इंटरेक्शन हो रही हैं उसको हम एडजॉर्बेंट कहेंगे। अच्छा जी, यहाँ से हम दो एग्जांपल से इसको समझते हैं। मिथाइलिन ब्लू जो है एक ऑर्गेनिक डाई है। इसका जब हम डाइल्यूट सोल्यूशन लेते हैं और उसमें फाइनली डिवाइडेड चारकोल ऐड कर देते हैं तो पहले जो सोल्यूशन का कलर होगा वो डार्क होगा, और जब फाइनली डिवाइडेड चारकोल ऐड करके हम स्टीयरिंग करेंगे, उसको अच्छी तरह हिलाएंगे, तो चारकोल की सरफेस के ऊपर डाई के पार्टिकल्स जो हैं वो एडजॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब डाई के पार्टिकल चूँकि चारकोल की सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब होना स्टार्ट हो गए तो इस वजह से क्या होगा कि जो सोल्यूशन का कलर है वो लाइट हो जाएगा, पहले की निस्बत उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, कलर की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। दूसरी एग्जांपल हम इस तरह समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास तीन गैसेज हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन एंड अमोनिया, उनको हम एक वेज़ल में प्लेस करते हैं और वहाँ पे एक फाइनली डिवाइडेड चारकोल भी कुछ मिकदार में ऐड कर देते हैं उस वेज़ल में। तो चारकोल ऐड करने से पहले अगर हम गैसेस का प्रेशर मेजर करते हैं तो प्रेशर ज़्यादा होगा, और अगर चारकोल ऐड कर देते हैं और उसके बाद गैसेस का उस वेज़ल में जो गैसेस हैं उनका प्रेशर मेजर करें तो फिर प्रेशर जो है वो गैसेस का कम हो गया होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि गैसेस जो हैं वो चारकोल की सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हो गई हैं, जिसकी वजह से उनके नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कम हुए हैं। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कम होंगे तो नंबर ऑफ़ कोलिजन्स कम होंगी, और जिसकी वजह से जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम लोग हमेशा से एब्जॉर्प्शन के बारे में तो पढ़ते ही रहते हैं। अब हमने न्यू टर्म सीखी एडजॉर्प्शन। तो अब इन दोनों का डिफरेंस देखें, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है। एडजॉर्प्शन को हमने अभी अभी समझा है कि एडजॉर्प्शन जो है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स आके इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, और एब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें बल्क के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं पार्टिकल, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है इनमें डिफरेंस है कि एडजॉर्प्शन जो है वो सरफेस फिनोमेना है और जो एब्जॉर्प्शन है वो बल्क फिनोमेना है। और भी बहुत से डिफरेंसेस हैं वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ यही कि एडजॉर्प्शन जो है वो सरफेस फिनोमेना है और एब्जॉर्प्शन जो है वो बल्क फिनोमेना है, लेकिन ये दोनों प्रोसेसेस जो हैं वो साथ साथ चलते हैं। इसीलिए एक न्यू टर्म हम यूज़ करते हैं, जॉर्प्शन। जॉर्प्शन का मतलब होता है एडजॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन, मीन के दोनों को एक साथ लेंगे तो फिर हम इसे जॉर्प्शन कहेंगे। फिर हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना क्यों होता है, एडजॉर्प्शन का फिनोमेना क्यों होता है, ठीक है। एडजॉर्प्शन का फिनोमेना क्यों होता है, इसको समझने के लिए अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल सी डायग्राम बनाऊँ कि हमारे पास कोई भी यहाँ पे हमने कोई भी चीज़ जो है वो एक बीकर में ले ली है। लेट्स सपोज कि हमने कोई लिक्विड ले लिया, ठीक है, या फिर कोई सॉलिड, कुछ भी समझ लें। उसके ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है। पार्टिकल्स जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, अब इसमें से आप अंदर वाले बल्क वाले एक पार्टिकल को देखें तो उस पार्टिकल को हर तरफ से पार्टिकल्स जो हैं वो इंटरेक्ट कर रहे होंगे, तो उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हों, ऊपर नीचे से दाएँ बाएँ से, हर तरफ से सारी फोर्सेस जो हैं वो बैलेंस होंगी। लेकिन अगर आप एक सरफेस के पार्टिकल को देखें तो उस सरफेस वाले पार्टिकल को यहाँ पे सेंटर वाला हम ले लेते हैं, तो इसको दाएं बाएं से तो पार्टिकल्स की फोर्सेस जो हैं वो ठीक हैं, उसकी मतलब इक्वल हो
हो गई हैं दोनों तरफ की अपोजिट साइड की फोर्सेस, लेकिन नीचे की तरफ फोर्स लग रही है, नीचे वाले पार्टिकल उसे अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन ऊपर से कोई फोर्स नहीं लग रही, यहाँ से कोई मॉलिक्यूल्स नहीं हैं, वेपर्स होंगे तो वेपर्स तो इतना इंटरेक्ट नहीं करेंगे यहाँ पे। मीन कि अगर ये वेजल ओपन है तो वेपर्स ने तो वैसे भी वहाँ पे नहीं रुकना, उन्होंने वेजल से जो है बाहर ही चले जाना है। तो यहाँ पे जो सरफेस वाला मॉलिक्यूल है उसकी फोर्सेस बैलेंस नहीं होती हैं, और बाहर से अगर कोई गैस हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं या कोई लिक्विड इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो ये वाला जो हमारा है पार्टिकल जो कि सरफेस पे प्रेजेंट है वो बहुत जल्दी से इंटरेक्ट कर सकता है ऊपर वाले पार्टिकल्स के साथ जो भी बाहर से हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो इस तरह से जो है वो एड्जॉर्प्शन का फिनोमेना होता है मीन फोर्सेस के बैलेंस ना होने की वजह से। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन की हम बेसिकली यहाँ पे गैशियस फेज़ के लिहाज से अगर हमारे पास एड्जॉर्बेट जो है वो गैस है तो हमारे पास एड्जॉर्प्शन की दो टाइप्स होती हैं, फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन। इनके नेम से भी पता चल रहा है फिजिकल एड्जॉर्प्शन में फिजिकल इंट्रैक्शंस होती हैं, जैसे वैन डर वाल्स अट्रैक्टिव फोर्सेज होंगी फिजिकल एड्जॉर्प्शन में, और केमिकल एड्जॉर्प्शन में प्रॉपर केमिकल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल हम देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेज जो हैं वो चारकोल की सरफेस के ऊपर जब एड्जॉर्ब होती हैं तो वो फिजिकल एड्जॉर्प्शन करती हैं। इसके अलावा हम हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस जब पढ़ते हैं, अल्कीन वगैरह की हाइड्रोजनेशन, अल्काइन की हाइड्रोजनेशन, तो वहाँ पे हम एक कैटलिस्ट यूज़ करते हैं निकल की सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन गैस जो है वो पहले फिजिकल एड्जॉर्प्शन करती है, मीन के वैन डर वाल फोर्सेस से उसके जो है वो इंट्रैक्शन बनती है कि निकल की सरफेस के ऊपर, और फिर उसके बाद जो है उसकी केमिकल एड्जॉर्प्शन हो जाती है, निकल की सरफेस के ऊपर केमिकल बॉन्ड बना लेती है। तो इस तरह से फिजिकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन जो है वो साथ साथ चलती है, और इसी वजह से हम जो है इन दोनों प्रोसेसेस को इकट्ठा एब्जॉर्प्शन कह देते हैं। अब जी हमारे पास आ जाते हैं फैक्टर्स विच अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ एड्जॉर्प्शन। नंबर 1 इज़ सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि ये एक सरफेस फिनोमेना है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास अगर प्लाटिनम या निकल जो है वो फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में हो तो उनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसी वजह से हाइड्रोजन गैस जो है वो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर एड्जॉर्ब हो सकती है। जैसे कि चारकोल या सिलिका जेल की हम बात करते हैं, उनको फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में लेते हैं तो एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस भी ज़्यादा होता है, मीन के ज़्यादा एड्जॉर्प्शन का एक्सटेंट होता है। उसके बाद नेचर ऑफ गैस की बात करते हैं तो वो गैसेस जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है वो एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस ज़्यादा शो करती हैं। जैसे हम एग्जांपल लें तो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस जो है इसका क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 157 मीन 157 डिग्री सेल्सियस। अगर हम जस्ट 1 ग्राम चारकोल लेते हैं, 1 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल लेते हैं तो सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो 380 सेंटीमीटर क्यूब्स जो है वो एड्जॉर्ब हो जाएगी चारकोल की सरफेस के ऊपर, जस्ट 1 ग्राम ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल। क्योंकि यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड का एक्टिवेटेड वो क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन अगर हम मीथेन या हाइड्रोजन की बात करते हैं तो उनकी एड्जॉर्प्शन कम होगी क्योंकि उनका क्रिटिकल टेम्परेचर कम होता है। फिर हम बात करते हैं हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन की, तो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन को हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं, ये हीट की वो अमाउंट है कि जब 1 मोल गैस का किसी सॉलिड की सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब होता है तो जितनी हीट इवॉल्व होती है उसे हम हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन कहते हैं। और फिज़िकल एड्जॉर्प्शन के केस में हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन की वैल्यू कम होती है और इसकी रेंज जो है वो हमारे पास इस बुक में 5 किलो कैलोरीज़ पर मोल गिवन है, और केमिकल एड्जॉर्प्शन में जो है वो 20 to 100 किलो कैलोरीज़ पर मोल हो सकती है। लेकिन एक और जगह पे मैंने पढ़ा था कि जो फिज़िकल एड्जॉर्प्शन है उसमें इंथैल्पी चेंज या हीट चेंज की जो वैल्यू है वो 10 to 40 किलो जाउल पर मोल हो सकती है, और केमिकल एड्जॉर्प्शन में 80 to 400 या 40 to 400 किलो जाउल पर मोल हो सकती है, किलो जाउल पर मोल। ठीक है, तो ये जो है एक और जगह से मैंने पढ़ा था, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। उसके बाद रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं, तो जो फिज़िकल एड्जॉर्प्शन है वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है और जो केमिकल एड्जॉर्प्शन है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। क्योंकि केमिकल एड्जॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है तो उसमें न्यू कंपाउंड्स बन जाते हैं, तो फिर दोबारा उस कंपाउंड को जो है अपने पहले वाले कॉन्स्टिट्यूएंट्स में चेंज करना जो है वो इतना इजी नहीं होता, तो इस वजह से वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो लो टेम्परेचर जो है वो फिजिकल एड्जॉर्प्शन को फेवर करता है, जबकि केमिजॉर्प्शन जो है वो ज़्यादातर हाई टेम्परेचर पर होने वाला प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन जो है उसकी अगर फिजिकल एड्जॉर्प्शन होती है आयरन की सरफेस के ऊपर तो 190 डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर पे हो
जाती है, लेकिन अगर केमिकल एड्जॉर्प्शन होनी हो आयरन की सरफेस के ऊपर तो नाइट्राइड बनेंगे, ठीक है, जो न्यू कंपाउंड बनेगा नाइट्राइड, और वहाँ टेम्परेचर चाहिए होगा 900 डिग्री सेंटीग्रेड। तो याद रखें कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए कम टेम्परेचर रिक्वायर होता है, जबकि केमिकल एड्जॉर्प्शन के लिए ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर होता है। इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करें तो प्रेशर के इंक्रीज़ करने से एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो है वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है, मीन के डायरेक्ट रिलेशन होगा। लेकिन जो है जब हम प्रेशर डिक्रीज़ करेंगे तो फिर हमारे पास डीजॉर्प्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, मीन के वो मॉलिक्यूल जो कि एड्जॉर्ब हो चुके थे अब वो दोबारा अपनी गैसियस स्टेट में जाना स्टार्ट कर देते हैं अगर हम प्रेशर को डिक्रीज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है थिकनेस ऑफ एड्जॉर्ब्ड लेयर। लैंगम्योर जो है उन्होंने हमें बताया था कि अगर हमारे पास प्रेशर कम हो तो फिर फिज़िकल एड्जॉर्प्शन के केस में मॉलिक्यूल्स की सिर्फ एक लेयर ही एड्जॉर्ब होती है सॉलिड की सरफेस के ऊपर, लेकिन अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो फिर मल्टी मॉलिक्यूलर थिकनेस हो जाती है, मल्टी मॉलिक्यूलर थिक लेयर जो है वो बन जाती है। मीन के पहले मोनो लेयर बनेगी लो प्रेशर पे और फिर हाई प्रेशर पे मल्टी लेयर। तो यहाँ पे एक और डिफरेंस भी याद रखें फिज़िकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन का, कि फ़िज़िकल एड्जॉर्प्शन जो है वो यूजुअली मल्टी लेयर्ड प्रोसेस है और जो केमिकल एड्जॉर्प्शन है वो मोनो लेयर्ड प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये कुछ पॉइंट थे। इसके अलावा स्पेसिफिसिटी का एक पॉइंट ऐड कर लीजिएगा कि जो हमारे पास फिज़िकल एड्जॉर्प्शन है वो कोई स्पेसिफिक प्रोसेस नहीं है, इट इज़ नॉट स्पेसिफिक, और जो केमिकल एड्जॉर्प्शन है वो एक स्पेसिफिक प्रोसेस है, ठीक है। और एक और पॉइंट स्पीड का पॉइंट ऐड कर लीजिएगा या रेट का पॉइंट ऐड कर लीजिएगा कि जो फिज़िकल एड्जॉर्प्शन है वो एक फ़ास्ट प्रोसेस है और जो केमिकल एड्जॉर्प्शन है वो एक स्लो प्रोसेस है। एक और पॉइंट है स्ट्रेंथ का पॉइंट ऐड कीजिएगा कि जो फिज़िकल एड्जॉर्प्शन है वो एक उसमें जो स्ट्रेंथ होती है मीन के जो इंट्रैक्शन की वो वीक होती है और केमिकल एड्जॉर्प्शन में जो है वो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होती हैं। नेक्स्ट जी हमारे पास आ जाता है एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स को समझने से पहले हम लोग ये समझें कि पीछे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि अगर हमारे पास एक वेज़ल है और उसके अंदर हमने फाइनली डिवाइडेड चारकोल ऐड कर दिया। ये फाइनली डिवाइडेड तो नहीं है पार्टिकल जो मैं ऐड कर रही हूँ, लेकिन आप लोग जो है इसको जस्ट अज्यूम कर लें कि ये फाइनली डिवाइडेड है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे कोई गैस फिल कर देते हैं इस वेज़ल के अंदर, ऊपर से इसे क्लोज़ कर देते हैं तो कोई एक दो गैसेज जो हैं वो फिल करती हैं और गैस के पार्टिकल्स क्या करेंगे कि वो आपस में टकराएंगे, कोलिजन्स करेंगे और जाके जो है वो चारकोल की सरफेस के ऊपर भी टकराएंगे। चारकोल की सरफेस के ऊपर जब टकराएंगे तो वहाँ पे उनकी एड्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर अगेन बाकी जो मॉलिक्यूल हैं वो भी जाके कोलिजन करते रहेंगे। तो अब पहले जो है मॉलिक्यूल जो एड्जॉर्ब हो चुके थे वो ऐसा होगा कि वो डिज़ॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएंगे। एड्जॉर्प्शन और डिज़ॉर्प्शन का प्रोसेस जो है वो एट अ टाइम होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे जो है वो एक इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाएगी कि जितने मॉलिक्यूल जो हैं वो एड्जॉर्ब हो रहे होंगे सरफेस के ऊपर, फिर उतने ही जो है वो बाकी वापस जा रहे होंगे गैशियस फेज़ में। तो बेसिकली मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो है वो एक इक्विलिब्रियम का प्रोसेस है। मीन कि गैस जो बल्क में मौजूद होती है और वो गैस जो कि एड्जॉर्ब हो चुकी होती है उनके दरमियान जो है वो इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है। एड्जॉर्प्शन और डिज़ॉर्प्शन का प्रोसेस जो है वो साथ साथ स्टार्ट रहता है। तो हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम की स्टेज के ऊपर प्रेशर और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ये प्रोसेस। प्रेशर और टेम्परेचर के चेंज करने से फिर एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस भी चेंज होगा। व्हाट इज़ एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब तो आप लोगों को समझ आ गया है कि आइसोथर्म जो होता है मीन के सेम टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखेंगे इस प्रोसेस में। अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के हम एड्जॉर्प्शन के प्रोसेस के ऊपर प्रेशर के चेंज के इफ़ेक्ट को स्टडी करते हैं, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के हम एड्जॉर्प्शन के प्रोसेस के ऊपर प्रेशर के चेंज को स्टडी करते हैं तो फिर जो है हम इस को कहते हैं एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। मीन वो जो हमारे पास ग्राफ आ जाएगा तो हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि द रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ अ गैस एंड वेट ऑफ द गैस एड्जॉर्ब ऑन द सॉलिड सरफेस इज कॉल्ड एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। The relationship between equilibrium pressure of a gas and weight of the gas adsorbed on the solid surface is called adsorption isotherm. एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स को हम एक इक्वेशन की फॉर्म में पहले बताएंगे और फिर उसी का ग्राफ जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। डिफरेंट टाइप की एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स होती हैं। यहाँ पे हमारी बुक में जो है वो हमारे सिलेबस में जस्ट 2 एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स हैं तो हम 2 को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमने फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म को स्टडी करना है। फ्रेंडलिक जो है उन्होंने ये हमें एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म का कंसेप्ट दिया था और उन्होंने हमें क्या बताया था
जी, तो उन्होंने हमें एक एम्पिरिकल इक्वेशन, एक एम्पिरिकल रिलेशनशिप बताया था जो कि है W/m इज़ इक्वल टू K p⁻1/n। अब इसमें W जो है ये मास ऑफ द गैस एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड ये है। M जो है मास ऑफ द एडजॉर्बेंट एट अ प्रेशर P। K हमारे पास कांस्टेंट है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द गैस एंड द एडजॉर्बेंट। इट आल्सो डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। N भी कांस्टेंट है जो कि डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे और प्रेशर और टेम्परेचर पे भी। ठीक है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का ये एक्सप्रेशन अच्छी तरह बाय हार्ट कर लें। ठीक है, उसके बाद एक और एक्सप्रेशन इसी को अगर हम लॉग की फॉर्म में ले लेते हैं तो वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो सेकंड एक्सप्रेशन हमारे पास ये है, MCQs के लिहाज से इसको भी ज़ुबानी याद कर लें। log W/m इज़ इक्वल टू 1/n log P प्लस log K। ठीक है, ये दो एक्सप्रेशन जो हैं ये फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के एक्सप्रेशंस हैं। फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का ये हमारे पास ग्राफ है जिसमें हम वाई एक्सिस पे W/m को लेंगे और एक्स एक्सिस पे P को लेंगे। अब आप लोग देखें कि जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो वैसे ही हमारे पास एडजॉर्प्शन का प्रोसेस जो है वो इंक्रीज़ होगा और फिर जाके कांस्टेंट हो जाएगा। बेसिकली हम प्रेशर का इफ़ेक्ट देख रहे हैं एडजॉर्प्शन के ऊपर जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं। तो प्रेशर के इंक्रीज़ करने के साथ साथ एडजॉर्प्शन जो है वो फास्ट होती जाएगी और इस तरह से फिर एक ख़ास प्रेशर पे जाके जो है वहाँ पे पैरेलल हो जाएगा ग्राफ, मीन के कांस्टेंट हो जाएगा। प्रोसेस जो है वो हमारे पास मज़ीद जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगा एडजॉर्प्शन में, क्योंकि वो हमारे पास पॉइंट होगा इक्विलिब्रियम का पॉइंट और उस वक्त एडजॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन का प्रोसेस जो है वो एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होंगे, दोनों का रेट इक्वल हो जाएगा। ये जो सेकंड हमारे पास इक्वेशन है ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और इसमें हम अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारे पास जो इंटरसेप्ट है उससे हमारे पास आ जाएगी log K की वैल्यू और जो हमारे पास स्लोप है स्लोप से हमारे पास 1/n की वैल्यू आ जाएगी। ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। log W/m को हम y एक्सिस पे लेंगे, log P को x एक्सिस पे लेंगे, तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए थी लेकिन हमारे पास लाइन जो है वो थोड़ी सी इस तरह लाइन में कर्वेचर आ जाता है और यहाँ पे टेन थीटा जो है वो स्लोप की वैल्यू बताएगा। मीन 1/n को हम स्लोप से फाइंड कर सकते हैं, MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, और इंटरसेप्ट से हम log K को फाइंड कर सकते हैं। याद रखें कि हाई प्रेशर के ऊपर हमारे पास लाइन जो है वो कर्व में चेंज हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि जो फ्रेंडलिक इक्वेशन है वो हम लो प्रेशर पे तो अप्लाई कर सकते हैं लेकिन गैसेस की एडजॉर्प्शन के लिए हाई प्रेशर पे हम अप्लाई नहीं कर सकते। अब जी हम बात करते हैं लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की। तो सबसे पहले हम इसकी बेसिक अजम्पशंस को देखेंगे। लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म हमें क्या बताती है। लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की अजम्पशंस ये हैं कि फर्स्ट अजम्पशन है हमारे पास कि गैस जो कि सॉलिड की सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब होती है वो जस्ट 1 मॉलिक्यूल की थिकनेस की लेयर बनाएगी, मीन कि यूनी मॉलिक्यूलर लेयर बनेगी। सेकंड अजम्पशन ये है कि वो जो यूनी मॉलिक्यूलर लेयर बनती है सॉलिड की सरफेस के ऊपर वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म लेयर होती है। थर्ड अजम्पशन हमारे पास ये है कि जो गैस के मॉलिक्यूल वो यूनी मॉलिक्यूलर लेयर बना रहे होते हैं, सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हो रहे होते हैं, उनकी आपस में कोई इंट्रैक्शन नहीं होती। ठीक है, फिर ये डायग्राम है इसके लिए। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये एक हमारे पास यूँ समझ लें कि एक क्लोज वेजल है, इसके अंदर यहाँ पे ये एडजॉर्बेंट है, मीन कि हमारा सॉलिड है, ऊपर सारी जो है ये हमारे पास एडजॉर्बेट है, मीन कि गैशियस स्पीशी है जिसने एडजॉर्ब होना है, और सरफेस के ऊपर जो है वो जो गैस एडजॉर्ब हो चुकी है वो यहाँ पे आपको एक लेयर दिखाई हुई है। और इसके अलावा फ्री गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये बाकी सारी जो है ये फ्री गैस है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम शो किया हुआ है कि गैशियस और एडजॉर्ब मॉलिक्यूल के दरमियान जो है वो एक इक्विलिब्रियम भी इस्टेब्लिश हो जाता है। अच्छा जी, लैंगम्यूर ने ये सोचा था कि जो गैस के मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होते हैं वो कोलिजन्स की वजह से एडजॉर्ब होते हैं और सारे के सारे मॉलिक्यूल एडजॉर्ब नहीं होते सरफेस के ऊपर। कुछ मॉलिक्यूल जो हैं वो एडजॉर्ब होते हैं और कुछ जो है वो फिर एवेपोरेट कर जाते हैं। और इसी तरह एक ऐसी स्टेज आती है कि जिस वक्त एडजॉर्प्शन और एवेपोरेशन मीन कि डिसॉर्प्शन का प्रोसेस जो है वो इक्वल रेट पे होना स्टार्ट हो जाता है और इस स्टेट को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। मीन कि जो हमारे पास एडजॉर्प्शन का प्रोसेस है ना वो इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। अब जी हम मैथमेटिकल डेरिवेशन करते हैं लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो टोटल सरफेस है जिसके ऊपर एडजॉर्प्शन का प्रोसेस होना है वो हमारे पास है जी 1। ठीक है, यूनिटी है टोटल सरफेस और उसमें से थीटा जो है वो सरफेस है जिसके ऊपर एडजॉर्प्शन हो चुकी है। ठीक है, 1 जो है वो टोटल सरफेस है, थीटा वो सरफेस है जिसके ऊपर एडजॉर्प्शन हो चुकी है। तो नेकेड सरफेस कितनी बच जाएगी, नेकेड सरफेस हमारे पास बच जाएगी 1 माइनस थीटा, मीन टोटल 1 है ना, तो 1 में से आप थीटा को माइनस करेंगे, थीटा वो है जिसके
के ऊपर एड्जॉर्प्शन हो चुकी है, तो 1 माइनस थीटा जो है वो नेकेड सरफेस बच जाएगी। ठीक है, रेट ऑफ डिजॉर्प्शन कौन सी सरफेस पे डिपेंड करेगा? डिजॉर्प्शन का क्या मतलब है कि सरफेस के ऊपर से मॉलिक्यूल ने एवेपोरेट होना है, वापस जाना है गैशियस फेज में, तो मॉलिक्यूल्स होंगे तो वापस जाएंगे। मीन के रेट ऑफ डिजॉर्प्शन डिपेंड करेगा उस सरफेस के ऊपर जहाँ पे एड्जॉर्प्शन हो चुकी है। वो कौन सी सरफेस थी? वो थी हमारे पास थीटा। तो रेट ऑफ डिजॉर्प्शन जो है इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विथ थीटा। ठीक है, रेट ऑफ डिजॉर्प्शन जो है वो थीटा के डायरेक्टली रिलेटेड होगा। अब प्रोपोर्शनैलिटी का आप लोग साइन ख़त्म करेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट आएगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास हो जाएगा रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज इक्वल टू के डी थीटा। के डी जो है वो कांस्टेंट है डिजॉर्प्शन का। रेट कांस्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ डिजॉर्प्शन इज़ के डी। उसके बाद हम रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो ये डायरेक्टली रिलेटेड होगा विद 1 माइनस थीटा डॉट पी। मीन के रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिपेंड करेगा नेकेड सरफेस के ऊपर जहाँ पे एड्जॉर्प्शन होनी है, जो कि अभी सरफेस जो है वो फ्री है, और प्रेशर पे डिपेंड करेगा। रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज इक्वल टू के ए। के ए मीन के ये कांस्टेंट है फॉर एड्जॉर्प्शन एंड 1 माइनस थीटा इज नेकेड सरफेस एंड P इज़ प्रेशर। इक्वेशन 2 जो है ये हमें बता रही है द रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिपेंड अपॉन द बेयर सरफेस एंड द एक्सटर्नल प्रेशर P। के ए जो है रेट कांस्टेंट है फॉर प्रोसेस ऑफ एड्जॉर्प्शन। और डायनामिक इक्विलिब्रियम के स्टेट पे क्या हो जाएगा? दोनों रेट्स जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे, तो हम दोनों इक्वेशंस को इक्वल करेंगे तो के डी थीटा इज इक्वल टू के ए 1 माइनस थीटा डॉट पी हो जाएगा। फिर इसकी फर्दर जो है आप इसको के ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दें 1 माइनस थीटा से, तो के ए पी, और फिर हो जाएगा हमारे पास, और उसके बाद डायरेक्टली जो है हम पी से भी मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बन जाएंगे के डी थीटा इज इक्वल टू के ए पी माइनस के ए थीटा पी। और फिर इसको फर्दर थोड़ा सा रीअरेंज कर दें हम, तो हम जो है इस टर्म को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पे ये माइनस के साथ है, दूसरी तरफ जाके प्लस में हो जाएगी, और उसमें से फिर इस टर्म में से हम थीटा को कॉमन ले लेंगे, थीटा इंटू के डी प्लस के ए डॉट पी इज इक्वल टू के ए पी, और फिर थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे तो थीटा इज इक्वल टू के ए पी ओवर के डी प्लस के ए डॉट पी। तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन बन जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को ऑन राइट हैंड साइड बाय के डी। के डी से हम डिवाइड करेंगे तो फिर हमारे पास कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन आ जाएंगे, थीटा इज इक्वल टू के डॉट पी ओवर 1 प्लस के डॉट पी। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसमें हमने क्या किया? के ए ओवर के डी आ रहा था इधर भी, यहाँ पे भी के ए ओवर के डी जहाँ जहाँ भी आ रहा है ना, तो वहाँ पे हमने कैपिटल के पुट कर दिया है। ठीक है, कैपिटल के पुट किया है, क्यों? क्योंकि याद रखना हमने कि के इज़ द रेशो ऑफ द टू रेट कांस्टेंट। के ए मीन रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन ओवर रेट ऑफ डिजॉर्प्शन, जो है इन दोनों की रेशो जो है वो हमारे पास कैपिटल के इक्वल आ जाएगी। और ये जो हमारे पास एक न्यू कांस्टेंट आ गया कैपिटल के से जिसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारे पास एड्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है। ग्रेटर द रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड ग्रेटर द एड्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। याद रखिएगा कि एड्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट का एड्जॉर्प्शन के साथ क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है कि रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन अगर ज़्यादा होगा तो रेट कोएफिशिएंट जो है एड्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट जो है उसकी वैल्यू भी हमारे पास ज़्यादा होगी। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 4 द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल सरफेस कवर्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स डिपेंड अपॉन द प्रेशर ऑफ द गैस एंड एड्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। अब ये इक्वेशन नंबर 4 के अकॉर्डिंग हमें पता चल रहा है कि एड्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट और प्रेशर के डायरेक्टली रिलेटेड है रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन। अब अगर हम सपोज करते हैं कि अमाउंट ऑफ गैस जो कि एड्जॉर्ब हो रही है पर ग्राम ऑफ द एड्जॉर्बेंट, उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट कर दें तो हमारे पास थीटा जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड हो जाएगा एक्स के। अब ऊपर की इक्वेशन में हम एक्स को पुट करें तो एक्स इज इक्वल टू के पी और 1 प्लस के पी हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमारे पास इक्वेशन थी थीटा वाली, इसमें हमने किया तो हमारे पास हो गया एक्स इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद के पी ओवर 1 प्लस के पी। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट लेके आएंगे तो के एक्स इज इक्वल टू के प्राइम कॉन्स्टेंट है, ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट होगा। इक्वेशन बाकी वैसे आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 5 जो है ये हमें क्या बताती है? रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ द गैस एड्जॉर्ब टू द प्रेशर ऑफ द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मीन के प्रेशर का रिलेशन है, हर जगह हम प्रेशर को ही डिस्कस कर रहे हैं। इस इक्वेशन को हम लैंगम्योर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। इस इक्वेशन को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए कि एक्स इज इक्वल टू के प्राइम के पी ओवर 1 प्लस के पी। ये इक्वेशन भी याद करें, और ये जो बॉक्स में एक इनक्लोज थी इक्वेशन ये वाली भी याद कर लें। ठीक है, ये जुबानी याद कर लें एमसीक्यूज़ के लिए। लैंगम्योर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं इसे। लेट अस चेंज द शेप ऑफ इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 को हम फर्दर थोड़ा सा चेंज करें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनाने के लिए, तो हमारे पास क्या होगा? एक्स इज इक्वल टू के प्राइम, पहले हमने वैसे इक्वेशन लिखी, फिर हमने इसको मीन के आप इसको उल्टा दें सारी इक्वेशन को, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर के प्राइम 1 प्लस के पी और के पी। और उसके बाद जो है आपने क्या करना है? थोड़ा सा इसे रीअरेंज करना है। पी को दूसरी तरफ ले जाएँ, यहाँ से पी दूसरी तरफ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। पी और एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर के प्राइम इंटू 1 प्लस के पी और के आ जाएगा, और पी और एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर के
प्राइम इंटू, अब अंदर वाली टर्म को हमने सेपरेट किया तो 1/k प्लस पी आ जाएगा। और ये हमारे पास इक्वेशन जो है इसमें फर्दर हमने थोड़ा सा और चेंज किया तो p/x इज इक्वल टू 1/k डबल प्राइम प्लस 1/k प्राइम। अब 1/k प्राइम को 1/k से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 1/k डबल प्राइम प्लस p/k प्राइम आ गया। ये 1/k प्राइम को p के साथ भी मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो अब ये k प्राइम जो है k प्राइम ओवर k, ये इन दोनों की रेशो को हम k डबल प्राइम कह रहे हैं। इक्वेशन नंबर 6 जो है ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। और जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं p/x को y एक्सिस पे और प्रेशर को हम x एक्सिस पे प्लॉट करते हैं तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है कुछ इस तरह से। और इसमें हमारे पास जो स्लोप है उससे हमारे पास 1/k प्राइम की वैल्यू आ जाएगी और इंटरसेप्ट से 1/k डबल प्राइम की वैल्यू आ जाएगी। जी, तो याद रखिएगा कि फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की तरह ये वाली आइसोथर्म भी फेल हो जाती है एट हाई प्रेशर। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है एड्जॉर्प्शन ऑफ सोल्यूट्स फ्रॉम सॉल्यूशन। जी, हम लोग जानते हैं कि हम एक्टिवेटेड चारकोल को यूज़ करते हैं किसी भी सॉल्यूशन में से कलर्ड इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए। जो एक्टिवेटेड चारकोल है ये डाई स्टफ को भी अपने ऊपर एड्जॉर्ब कर लेता है। और इसके अलावा अगर हम एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में एक्टिवेटेड चारकोल को ऐड करके अच्छी तरह शेक करते हैं तो एसिटिक एसिड जो है उसकी कुछ अमाउंट जो है वहाँ पे डिक्रीज़ हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि एसिटिक एसिड जो है वो एड्जॉर्ब हो जाता है एक्टिवेटेड चारकोल के सरफेस के ऊपर और इस वजह से एसिटिक एसिड की कंसनट्रेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। इसके अलावा हमें ये भी याद रखना चाहिए कि सॉल्यूशंस के लिए और गैसेस के लिए एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो है वो सेम होता है मोस्टली, लेकिन मीन प्रिंसिपल सेम होता है एड्जॉर्प्शन का। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि सोल्यूट के लिए और गैसेस के लिए फिजिकल उनकी जो स्टेट है वो अगर सेम होगी तो फिर ये प्रोसेस जो है इसका प्रिंसिपल भी सेम होगा। और फ्रेंडलिक जो थे उन्होंने हमें एम्पिरिकल मैथमेटिकल रिलेशनशिप दिया था फॉर द अमाउंट ऑफ सोल्यूट एड्जॉर्ब्ड रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास जी आ जाता है रिलेशनशिप W और M इज इक्वल टू K C/1/n। अब स्टार्टिंग में जो हमने फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म देखी थी तो वहाँ पे C की जगह पे P था, P/1/n था, तो वो गैसेस के लिए था, प्रेशर की टर्म थी। अब यहाँ पे सोल्यूट्स की बात करें तो C आ गया, C स्टैंड फॉर कंसंट्रेशन, ठीक है। W उसी तरह मैस ऑफ द सोल्यूट एड्जॉर्ब, M इज मैस ऑफ द एड्जॉर्बेंट एंड C इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। मीन कि यहाँ पे कंसंट्रेशन के लिए C की टर्म आ गई। K और N जो है ये कांस्टेंट एंड डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सिस्टम। इफ वी टेक द लॉग ऑफ दिस इक्वेशन फिर हमारे पास जो है कुछ इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी, लॉग W और M इज इक्वल टू 1/n log C प्लस log K। अब ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ गई। इसमें log W और M को हम y एक्सिस पे लेते हैं, log C जो है वो log C जो है वो हमारे पास आ जाएगा x एक्सिस पे और जो x है x की वैल्यू x एक्सिस पे log C आ जाएगा। और इसके अलावा हमारे पास स्लोप से 1/n की वैल्यू आ जाएगी और इंटरसेप्ट से log K की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आप याद रखें। सॉल्यूशंस के लिए बिल्कुल सेम वही इक्वेशन है, जस्ट आपने P की जगह पे C पुट कर देना है। गैसेस के लिए P था तो सॉल्यूशन के लिए जो है वो हमारे पास C आ जाएगा। बाकी सारी इक्वेशन वही है, ग्राफ भी सेम उसी तरह स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को याद रख के और इस तरह आप सारी वैल्यूज़ याद रख सकते हैं कि स्लोप कौन सी होगी और इंटरसेप्ट वगैरह, और वाई एक्सिस पे हम क्या लेंगे और एक्स एक्सिस पे। एप्लीकेशंस ऑफ एड्जॉर्प्शन है फिर हमारे पास। इस प्रोसेस को हम इंडस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं और लेबॉर्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही फेमस जो इसकी एप्लीकेशन है वो कई दफ़ा मैं आप लोगों को पीछे इसी वीडियो के स्टार्ट में 2-3 बार तो बता चुकी हूँ कि रिमूवल ऑफ कलर्ड मैटर फ्रॉम द सॉल्यूशन में से कलर्ड मैटर को रिमूव करने के लिए हम एनिमल चारकोल या एक्टिवेटेड चारकोल यूज़ करते हैं। क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस में भी ये सिलेक्टिव एड्जॉर्प्शन का प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है और वहाँ पर जो एड्जॉर्बेंट यूज़ किया जाता है वो एलुमिना यूज़ किया जाता है, ठीक है। MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 बातें याद रखें। और जहाँ पे सिलेक्टिव एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस यूज़ होता है इस क्रोमेटोग्राफी की टाइप को हम कहते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के प्रोसेस में भी एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस यूज़ होता है। कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो एड्जॉर्ब हो जाते हैं और फिर जब प्रोडक्ट बनता है तो वो कैटलिस्ट जो है वो सेपरेट हो जाती है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम्स। कोई हमारे पास ऐसी वेज़ल हमें चाहिए कि जिसमें से हमने हाई वैक्यूम जिसमें हमने जो है वो प्रोड्यूस करनी है। मीन कि वहाँ से हमने सारे के सारे गैस के पार्टिकल्स को, गैस के मॉलिक्यूल्स को, एयर वगैरह को रिमूव करना है, वहाँ पे हमने वैक्यूम प्रोड्यूस करनी है। तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी वेज़ल को एक दूसरी वेज़ल के साथ कनेक्ट करते हैं जहाँ पर हमने चारकोल या एक्टिवेटेड चारकोल या फिर हम कह सकते हैं कि हमने सिलिका जेल को जो है वो रखा हुआ होता है। तो गैशियस जो भी स्पीशीज़ हैं, जो भी एयर के पार्टिकल्स हैं, जो भी हैं हमारे पास पार्टिकल्स जो कि हमने वहाँ से रिमूव करने हैं वो ये एड्जॉर्बेंट के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाएंगे और इस तरह से वहाँ पे हाई वैक्यूम जो है वो डेवलप हो जाती है और इस प्रोसेस को यूज़ किया जाता है हाई वैक्यूम इक्विपमेंट्स वगैरह में।
ठीक है। और इसके अलावा जो है कुछ हाई वैक्यूम वेजल्स प्रोड्यूस करके बना के और उनके अंदर जो है लिक्विड या लिक्विड एयर को या फिर लिक्विड हाइड्रोजन वगैरह को हम स्टोर कर सकते हैं। लास्ट एप्लीकेशन हमारे पास फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस मेटलर्जी में है, जो मेटल्स के लिए हम यूज़ करते हैं। और को पहले क्रश किया जाता है फाइन पाउडर में और उसको फिर वाटर के अंदर सस्पेंड किया जाता है। फिर पाइन ऑयल के साथ उसे एजिटेट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर कंटेनिंग डिटर्जेंट। और यहाँ पे डिटर्जेंट का काम होता है फोमिंग एजेंट का, और एयर को वहाँ से गुजारा जाता है और एयर के बबल्स को डिटर्जेंट जो है वो स्टेबलाइज़ करता है। और उसके बाद यहाँ पे डिटर्जेंट का काम होगा स्टेबलाइज़र का, बबल्स को स्टेबलाइज़ करने का। और जो एड्जॉर्ब्ड मिनरल पार्टिकल्स होते हैं वो ऑयल के साथ वेट होके सरफेस पे आ जाते हैं। और इसके अलावा सिलिका और बाकी जो अर्थी मैटर होता है, बाकी जो इम्प्योरिटीज़ वगैरह होती हैं वो वाटर के साथ वेट होके बॉटम पे चली जाती हैं, सेटल डाउन हो जाती हैं। और इस तरह से और को जो है वो सेपरेट कर लिया जाता है ड्यूरिंग फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। और ये मेथड जो है वो बेस्ट एप्लीकेबल है फॉर लो ग्रेड सल्फाइड ऑर्स लाइक लेड सल्फाइड, जिंक सल्फाइड एंड कॉपर सल्फाइड। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है कैटालिसिस का, और इसको हम पहले एफएससी लेवल पे भी पढ़ चुके हैं एक और चैप्टर में। यकीनन आप लोगों ने वहाँ पे याद किया होगा। जिन स्टूडेंट्स ने वहाँ पे याद कर लिया था यहाँ पे उन्हें इतनी मुश्किल नहीं होगी, और जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा टफ होगा। लेकिन आप लोग अभी याद कर लें ताकि रिवीजन में फिर आप लोगों को दोनों जगह के कंसेप्ट क्लियर हो जाएँ। अच्छा जी, ये जो कैटालिसिस का प्रोसेस है, ये जो टॉपिक है हमारे पास कैटालिसिस का, ये बिल्कुल भी टफ़ नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सिंपल सा है। और ये वो चीज़ें हैं जो बिल्कुल बेसिक्स हैं, जो कि हम पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं, मीन के पढ़ते रहते हैं छोटे लेवल पे भी। तो यहाँ से मैं जस्ट रीड कर देती हूँ, ये आप लोगों को समझ आता जाएगा। कैटालिसिस का इंट्रोडक्शन देखते हैं तो कैटलिस्ट क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को चेंज करता है, लेकिन खुद जो है वो केमिकली अनचेंज रहता है एट द एंड ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट में इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। वो वाले कैटलिस्ट जो केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करते हैं उनको हम पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं, और वो वाले कैटलिस्ट जो कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को डिक्रीज़ करते हैं उनको हम नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं। और कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है उसको हम प्रोमोटर कहते हैं। और कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि खुद तो कैटलिस्ट नहीं होता लेकिन वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करता है तो उसको हम कहते हैं पॉइजन फॉर अ कैटलिस्ट। ठीक है, उसके बाद और इस प्रोसेस को हम कैटालाइटिक पॉइजनिंग कहते हैं। टाइप्स ऑफ कैटालिसिस में हम देखें तो हमारे पास दो तरह के कैटालिसिस के प्रोसेसेस होते हैं, होमोजेनियस कैटालिसिस एंड हेट्रोजेनियस कैटालिसिस, और एक और टाइप भी होती है एंजाइम कैटालिसिस। ठीक है, होमोजेनियस कैटालिसिस के नेम से पता जा रहा है कि हमारे पास रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट जो हैं वो दोनों सेम फिजिकल स्टेट में होंगे, तो इसको हम होमोजेनियस कैटालिसिस कहते हैं, मीन के सेम फेज़ में होंगे। इसमें एग्जांपल हम देखें तो जैसे हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड को हम चेंज करते हैं ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 लेड चैम्बर में सल्फर डाइऑक्साइड को चेंज किया जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड में। तो इसमें हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड जो हमारे पास कैटलिस्ट है NO, ये सारे गैशियस स्टेट में है, तो ये होमोजेनियस कैटालिसिस की एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल हम देखें तो जो हमारे पास CH3CHO है, यानी कि एस्टिक हमारे पास एस्टल्डिहाइड हो जाएगा, और आयोडीन, तो ये दोनों गैशियस स्टेट में, तो ये भी होमोजेनियस कैटालिसिस की एग्जांपल होगी। प्रोडक्ट को हम नहीं देखेंगे, प्रोडक्ट जिस भी फेज़ में है, वैसे यहाँ पे प्रोडक्ट्स भी गैशियस स्टेट में हैं, CH4 एंड CO। उसके बाद हमारे पास होमोजेनियस कैटालिसिस इन सोल्यूशन फेज़ में एग्जांपल देखें तो केन शुगर जो है उसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है वो प्रोडक्ट बनते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड। तो यहाँ पे हमारे पास मिनरल एसिड और ये जो रिएक्टेंट्स हैं ये सारे जो हैं वो गैस सोल्यूशन फेज़ में होंगे। ठीक है, तो सेम फेज़ में है तो होमोजेनियस कैटालिसिस। इथाइल एसीटेट इज़ हाइड्रोलाइज्ड टू एस्टिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस। तो इसमें ये जो सारे रिएक्टेंट और कैटलिस्ट हैं ये सेम सोल्यूशन फेज़ में होंगे, तो ये हमारे पास होमोजेनियस कैटालिसिस की एग्जांपल है। फिर हमारे पास हेट्रोजेनियस कैटालिसिस है, कैटालिटिक प्रोसेस होता है इन विच कैटलिस्ट हैव अ डिफरेंट फेज़ फ्रॉम द रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड हेट्रोजेनियस कैटालिसिस। अच्छा, इसमें क्या होता है कि व्हेन द रिएक्टेंट सब्सटेंसेस आर इन द गैसियस स्टेट एंड द कैटलिस्ट इन सॉलिड, दिस इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट कैटालिसिस। अब ये वाली बात भी याद रखिएगा कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स जो हैं वो गैसियस फेज़ में हैं और हमारी कैटलिस्ट सॉलिड स्टेट में है तो इस प्रोसेस को कॉन्टैक्ट कैटालिसिस कहते हैं। हेट्रोजेनियस कैटालिसिस में हमारे पास गैसियस रिएक्टेंट्स जब होते हैं तो उसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है SO2 प्लस O2 इस चेंज इनटू SO3, और प्लाटिनम और वेनेडियम पेंटॉक्साइड, इनमें से कोई कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं। ये सॉलिड हैं और ये गैसियस स्टेट में है तो ये हेट्रोजेनियस कैटालिसिस
कैटालिसिस की एग्जांपल हो गई। अल्कीन की हाइड्रोजनेशन करते हैं द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनम, प्लाटिनम और निकल। ये जो है ये सॉलिड हैं सारी कैटलिस्ट और ये गैशियस स्टेट में है, तो ये हमारे पास हाइड्रोजनियस कैटालिसिस है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ NH3 बाय हैबर्स प्रोसेस इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड आयरन एज अ कैटलिस्ट। तो इसमें भी आप देखें तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेज हैं और जो हमारे पास कैटलिस्ट है वो सॉलिड स्टेट में है, तो ये हाइड्रोजनियस कैटालिसिस की एग्जांपल है। लास्ट हमारे पास है नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ NH3 टू गेट NO। द कैटलिस्ट यूज्ड फॉर दिस इज फॉर दिस ऑक्सीडेशन इज प्लाटिनम गाज। ठीक है, तो इसमें हमारे पास प्लाटिनम जो है ये सॉलिड है और ये गैशियस स्टेट में है, रिएक्टेंट्स NH3 एंड O2। तो ये हमारे पास हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का एग्जांपल है। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, अच्छा यहाँ पे एसिटोफेनोन जो है ये यहाँ पे नहीं आना था बल्कि इसको यहाँ पे आना था, ये मिस्टेकनली जो है मिस प्रिंट हो गया, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस विद लिक्विड रिएक्टेंट्स। अब लिक्विड रिएक्टेंट हमारे पास बेंजीन है और CH3COCl है और ये हमारे पास जो है वो सॉलिड है, तो ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का एग्जांपल है। कैटलिस्ट जो है हमारे पास AlCl3 सॉलिड स्टेट में। होमोजीनियस कैटालिसिस विद सॉलिड रिएक्टेंट। होमोजीनियस कैटालिसिस में सॉलिड रिएक्टेंट KClO3 जो है सॉलिड है और ये MnO2 जो है ये भी सॉलिड है, तो ये हमारे पास होमोजीनियस कैटालिसिस है विद सॉलिड रिएक्टेंट्स। उसके बाद है क्राइटेरिया फॉर कैटालिसिस। इसमें हम बेसिकली जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कैटलिस्ट की। कैटलिस्ट जो होते हैं उनके मैस और केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होती आफ्टर द रिएक्शन, और जस्ट ऐसा होता है कि जैसे MnO2 जब यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट तो पहले ये ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में होती है कैटलिस्ट और बाद में एट द एंड ऑफ द रिएक्शन ये फाइन पाउडर में चेंज हो जाएगी। ठीक है, कैटलिस्ट इज़ जनरली रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट। ठीक है, कैटलिस्ट को बहुत थोड़ी सी अमाउंट में हमें रिक्वायर्ड होती हैं। कैटलिस्ट जो है मोर इफेक्टिवली एक्ट एज मोर इफेक्टिवली व्हेन यूज्ड इन फाइनली डिवाइडेड फॉर्म। अगर फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में लेते हैं तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, तो ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ होते हैं। जैसे फाइनली डिवाइडेड निकल को यूज़ किया जाता है इन द हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। कैटलिस्ट चेंज द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स स्टेप्स फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, लेकिन ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं करती। कैटलिस्ट कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ दोज रिएक्शंस विच आर थर्मोडायनामिकली फिजिबल। वो रिएक्शन जो कि थर्मोडायनामिकली पॉसिबल होते हैं जस्ट उन्हीं को स्पीड अप करती हैं कैटलिस्ट, और मोस्टली जो है ये स्टार्ट नहीं करती रिएक्शन को, लेकिन अब ये देखा गया है कि ये रिएक्शन को स्टार्ट कर सकती हैं। अ कैटलिस्ट इज ऑलवेज स्पेसिफिक इन इट्स एक्शन। कैटलिस्ट हमेशा स्पेसिफिक होती है। डिफरेंट कैटलिस्ट कैन ब्रिंग अबाउट कंप्लीटली डिफरेंट रिएक्शंस फॉर द सेम सब्सटेंस व्हेन वी चेंज द टेम्परेचर के चेंज करने के लिए चेंज करने से केमिकल रिएक्शन में जो कैटलिस्ट है उसका वर्किंग जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है, ज़्यादा जो है वो अच्छी हो जाती है वर्किंग कैटलिस्ट की, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के से कैटलिस्ट की एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। उसके बाद है हमारे पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड कैटालिसिस। रिएक्शन रेट्स की हम दो थ्योरीज जहाँ पे स्टडी करेंगे। एक हमारे पास है कोलिजन थ्योरी और दूसरी है थ्योरी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये दोनों थ्योरीज जो हैं, एक तो हमें कोलिजन का कॉन्सेप्ट देती हैं कि जो रिएक्शंस होते हैं वो इफेक्टिव कोलिजन्स की वजह से, और दूसरा एक्टिवेशन एनर्जी की वजह से ही कोई मीन के एक सफिशिएंट एनर्जी चाहिए होती है रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में चेंज होने के लिए, जो कि काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होती है, तो उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो दोनों थ्योरी ने जो है वो कोलिजन के बारे में और एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बात की है। और उसके बाद जब रिएक्टेंट जो हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को पास कर रहे होते हैं तो एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, और फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में जो ओल्ड बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं, और इस तरह से प्रोडक्ट बन जाता है। ज़्यादा फ्रूटफुल कोलिजन्स हासिल करने के लिए हमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करना पड़ता है। टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, जिससे नंबर ऑफ़ फ्रूटफुल कोलिजन्स जो हैं वो इंक्रीज़ होती हैं, और वो इजीली जो है वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स, और प्रोडक्ट्स में चेंज हो सकते हैं। जब हम किसी कैटलिस्ट को केमिकल रिएक्शन में ऐड करते हैं तो कैटलिस्ट का काम ये होता है कि वो एक एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कर देती है कैटलिस्ट, और रिएक्शन को एक न्यू मैकेनिज़्म या न्यू पाथ प्रोवाइड करती है, और इस तरह से इफ़ेक्टिव कोलिजन की तादाद बढ़ जाती है एट द सेम टेम्परेचर एट विच लेस नंबर ऑफ कोलिजन्स वुड हैव टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, तो इसमें हम ये डायग्राम देखेंगे और जिसमें हम कंपेयर करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी जो है उसको कंपेयर करेंगे कैटलाइज रिएक्शन के लिए और अनकैटलाइज्ड हाइपोथेटिकल रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। तो ये हमारे पास ग्राफ है जिसमें वाई एक्सिस पे हम पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हैं और एक्स एक्सिस पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो ए और बी जो हैं ये रिएक्टेंट हैं, और यहाँ पे सी और डी जो हैं ये प्रोडक्ट्स हैं। रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम है, तो ये हमारे पास होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम एंडो एक्सो की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे जब अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है तो उसके लिए जो है वो इतना ज़्यादा एनर्जी बैरियर है, इसको क्रॉस करके रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में चेंज होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास EA1 जो है ये हमारे पास EA1 जो है ये एक्टिवेशन जी एक्टिवेशन एनर्जी है ये रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में चेंज करने के लिए। और फिर जो है
यहाँ पे हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम बात करेंगे जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज करेंगे तो चेंज होंगे, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है। और अगर हम इसके उलट बात करते हैं, मीन के ये हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं ये वाले रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट जो हैं वो ए बी हैं। तो अब जब रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट में इस तरह चेंज होना है, मीन रिवर्स रिएक्शन की बात करते हैं, तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू है। तो ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एनर्जी की वैल्यू है EA1 एंड EA2 रिस्पेक्टिवली। और ये EA1 और EA2 एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यूज़ तब हैं जब हम कैटलिस्ट को यूज़ नहीं कर रहे। लेकिन जब हम कैटलिस्ट को यूज़ कर लेते हैं तो फिर हमारे पास जो है वो पाथ चेंज हो जाता है रिएक्शन का, तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो कम कर देती है कैटलिस्ट। तो हमारे पास पाथ ये वाला हो जाएगा, मीन कि यहाँ पे अब बैरियर कम हो गया। और अब ये कैटलाइज्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में चेंज होने के लिए जो एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है उसकी वैल्यू है EA1 प्राइम, और प्रोडक्ट्स को रिएक्टेंट में चेंज होने के लिए जो एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा उसकी वैल्यू है EA2 प्राइम। ठीक है, जहाँ पे नीचे मेंशन भी है EA1, EA2, EA1 प्राइम एंड EA2 प्राइम। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, तो यहाँ पे कंक्लूजन हम ये निकालेंगे कैटलिस्ट की मौजूदगी में रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाएगा, जबकि कैटलिस्ट की गैर मौजूदगी में रिएक्शन जो होगा वो स्लो होगा। और कंडीशंस हम सेम ही रखेंगे टेम्परेचर वगैरह की। फिर हम बात करते हैं थ्योरीज ऑफ कैटालिसिस। तो इसमें हमने 2 थ्योरीज स्टडी करनी है, यहाँ पे इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी एंड द एडजॉर्प्शन थ्योरी। जी, तो जो हमारे पास फर्स्ट थ्योरी है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, ये होमोजीनियस कैटालिटिक रिएक्शन के लिए हम स्टडी करते हैं। अच्छा जी, इसमें हम प्रोसेस देखें तो कुछ इस तरह से होता है कि हम कहते हैं कि हमारे पास जो कैटलिस्ट है वो एक रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएगी पहले कैटलिस्ट। ठीक है, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा और उसके बाद जो है नेक्स्ट रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन होगा और हमारे पास जो कैटलिस्ट है उसने फिर प्रोडक्ट को रिलीज़ कर देना है। हम सपोज़ करते हैं कि हमारे पास X और Y जो है वो रिएक्टेंट्स हैं और Z जो है वो कैटलिस्ट है, तो ओवरऑल रिएक्शन जो है वो कुछ इस तरह से होगा, X + Y इज चेंज इनटू प्रोडक्ट और Z जो है ये हमारे पास कैटलिस्ट है। वाइल फॉर्मिंग द इंटरमीडिएट द रिएक्शन कैन बी रिटन एज A + G, मीन के एक रिएक्टेंट और कैटलिस्ट जो हैं वो दोनों आपस में मिले और AZ जो है वो इंटरमीडिएट बना, AZ + Y। या फिर हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं X + Z। X + Z लिखेंगे ना तो हमारे पास जो कैटलिस्ट के साथ रिएक्टेंट मिलेगा वो XZ बनाएगा। ठीक है, और फिर हमारे पास XZ और फिर यहाँ पे ये इंटरमीडिएट बनेगा XZ, और XZ फिर Y के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा और Z जो है उसने अलहदा हो जाना है, मीन की कैटलिस्ट ने अलहदा हो जाना है। द एनर्जीज ऑफ एक्टिवेशन ऑफ रिएक्शन 2 and 3 आर वेरी लो एज़ कम्पेयर टू रिएक्शन 1। रिएक्शन 1 जो है उसकी निस्बत और 2 और 3 जो रिएक्शन है इनमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बहुत कम हो जाएगी, जैसे हमने पीछे ग्राफ से समझा था। हैंस द रिएक्शन इज़ फास्ट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। एग्जाम्पल हम देखें तो फ्रीडर क्राफ्ट एस्काइरेशन ऑफ द बेंजीन फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज़ बीन प्रपोज्ड। इसमें हमारे पास जो कैटलिस्ट है इसने बेंजीन के साथ रिएक्ट करना होता है, नहीं ये हमारे पास जो है कुछ इस तरह से होता है कि ये ओवरऑल रिएक्शन लिख दिया गया है और फिर जो है कैटलिस्ट ने CH3Cl के साथ एक रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाना होता है और फिर बाद में जो है सेकंड रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके जो है वो प्रोडक्ट बनाना होता है। और ये एक फास्ट प्रोसेस होता है मीन कैटलिस्ट की मौजूदगी में, मीन जब इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाता है। क्योंकि इंटरमीडिएट कंपाउंड जो होता है उसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, वो अनस्टेबल होता है, तो वो जल्दी जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके। व्हेन NO एक्ट एज कैटलिस्ट फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 to SO3 देन NO2 इज़ प्रोड्यूस्ड एज एन इंटरमीडिएट एंड विच सप्लाइज एनर्जी टू SO2। तो ये हमारे पास जो है ओवरऑल रिएक्शन आ गया और इसमें फिर NO + O2 इज चेंज इनटू NO2। NO2 जो है यहाँ पे इंटरमीडिएट कंपाउंड है, इसने SO2 के साथ रिएक्ट करना है और फिर जो है वो प्रोडक्ट बना देना है। डाईइथाइल ईथर इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इथाइल अल्कोहल H2SO4 यूज्ड एज अ कैटलिस्ट एंड इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट इज़ एन इंटरमीडिएट। इस केस में हमारे पास इंटरमीडिएट कौन सा है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ये इंटरमीडिएट है C2H5HSO4। ठीक है, तो इसने फिर जो है वो सेकंड हमारा रिएक्टेंट है इथाइल अल्कोहल, उसके साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना देना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एडजॉर्प्शन थ्योरी, सेकंड थ्योरी जो है, और इसको हम स्टडी करते हैं हेट्रोजीनियस सिस्टम के लिए। और इसमें इन दिस प्रोसेस द सॉलिड कैटलिस्ट एडजॉर्ब्ड द रिएक्टेंट ऑन द सरफेस। यहाँ पे ऐसा होता है कि हेट्रोजीनियस है ना, तो इसमें हमारे पास कैटलिस्ट सॉलिड होगी और रिएक्टेंट हमारे पास जो है वो गैसियस स्टेट में हो सकते हैं या सोल्यूशन स्टेट में हो सकते हैं। तो कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर जो है वो रिएक्टेंट ने एडजॉर्ब होना है। देयर आर 4 स्टेप्स, इसमें जो है टोटल 4 स्टेप्स होंगे विच कैन बी केप्ट इन माइंड टू अंडरस्टैंड द थ्योरी। ठीक है, इस थ्योरी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें 4
4 स्टेप्स को अपने माइंड में रखना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन 4 स्टेप्स लेट अस कंसिडर अ जनरल रिएक्शन। हमारे पास जनरल रिएक्शन है x+y इस चेंज इनटू प्रोडक्ट, और यहाँ पे हम कैटलिस्ट भी यूज़ करेंगे। 4 स्टेप्स कौन कौन से हैं? द मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट x एंड y स्ट्राइक द सर्फेस ऑफ द कैटलिस्ट, देयर कैन हैपन फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन। अब मॉलिक्यूल्स जो हैं रिएक्टेंट्स के x और y वो कैटलिस्ट के साथ कोलाइड करेंगे, वहाँ पे फिजिकल एडजॉर्प्शन भी हो सकती है, केमिकल एडजॉर्प्शन भी हो सकती है। दूसरा स्टेप है कि दोज पार्टिकल ऑफ द रिएक्टेंट x एंड y विच आर एडजेसेंट टू ईच अदर ज्वाइन विद ईच अदर टू फॉर्म इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स एंड दिस कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट फॉर ओनली वेरी शॉर्ट टाइम। वो वाले x और y के मॉलिक्यूल्स, वो वाले पार्टिकल जो कि बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ हैं, वो क्या करेंगे? इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स जो है वो बहुत थोड़ी देर के लिए जो है वो वहाँ पे रहेगा, थोड़ी देर के लिए स्टेबल होगा। मीन के स्टेबल वो नहीं होता, वो जल्दी जो है वो चेंज हो जाता है प्रोडक्ट में। द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिकम्पोजेज टू गिव प्रोडक्ट, फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रोडक्ट में चेंज होगा। एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स आर आल्सो एड्जॉर्ब्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द सॉलिड कैटलिस्ट बाय पार्शियल केमिकल बॉन्ड। वहाँ पे पार्शियल केमिकल बॉन्ड के थ्रू प्रोडक्ट भी वहीं पे अभी सॉलिड कैटलिस्ट के ऊपर रहेंगे एड्जॉर्प्शन के थ्रू। द पार्टिकल ऑफ द प्रोडक्ट्स लीव द सर्फेस ऑफ द कैटलिस्ट अंडर द प्रोसेस ऑफ डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन के जरिए पार्टिकल जो प्रोडक्ट के हैं वो वहाँ से अलहदा हो जाएंगे कैटलिस्ट की सर्फेस से। सिंस द प्रोडक्ट आर स्टेबल देन एक्स एंड वाई सो दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एक्स और वाई रिएक्टेंट की निस्बत हमारे प्रोडक्ट जो हैं वो ज़्यादा स्टेबल होंगे, तभी तो वो एग्जिस्ट कर सकेंगे एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट्स। तो ये सारा प्रोसेस हमें दिखाया हुआ है। स्टेप 1 दिखाया हुआ है कि पहले जो है वो रिएक्टेंट ने जो है वो एड्जॉर्प्शन की, फिर स्टेप 2 में हमारे पास जो है वहाँ पे केमिकल एड्जॉर्प्शन हो गई। स्टेप 3 में हमारे पास क्या हुआ? स्टेप 3 में हमारे पास प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हुआ कैटलिस्ट के सर्फेस के ऊपर ही, और स्टेप 4 में जो है प्रोडक्ट और कैटलिस्ट जो है वो सेपरेट हो गए। उसके बाद एसिड बेस कैटालिसिस है। दिस थ्योरी ऑफ कैटालिसिस कैन एक्सप्लेन दोज रिएक्शंस विच आर कैटलाइज्ड बाय एसिड और बेस और बोथ। ठीक है, एक्चुअली एसिड एक्ट एज कैटलिस्ट बाय प्रोवाइडिंग H पॉजिटिव आइंस एंड बेस एक्ट एज अ कैटलिस्ट बाय प्रोवाइडिंग OH नेगेटिव आइंस। एग्जांपल इसमें देखें, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। नंबर 2, द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल कैन बी कैटलाइज्ड बाय एन एसिड और अ बेस। नंबर 3, कीटो एनोल tautomerism gains the speed in the presence of an acid. And number 4, cane sugar can be hydrolyzed into glucose and fructose in the presence of an acid. General acid base catalysis देखें, it is not only H positive ions which can do the acid catalysis, but all those species which are proton donors can act as catalyst. For example, CH3COOH, H3O positive, NH4 positive, etc. can act as a catalyst. All those species which can accept the proton like OH negative, CH3COO negative and H2O are bases and can act as catalyst. Mechanism of acid base catalysis अगर हम देखें, अच्छा जी, मैकेनिज़्म ऑफ एसिड बेस कैटालिसिस, इसमें अगर हम देखें तो H पॉजिटिव ने जब एसिड के तौर पे या कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करना है तो इसने अटैक करना है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर, और इस तरह से मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं एसीटोन की, तो एसीटोन ने कन्वर्ट होना है इनोलिक वैरायटी में, तो इसमें हम कुछ इस तरह से इस मैकेनिज़्म को देखते हैं कि H पॉजिटिव जो है इसने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर अटैक करना है, और उसके साथ जो है मीन के यहाँ पे इसने हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाना है, तो ऑक्सीजन के साथ, तो OH पॉजिटिव बन जाएगा। और उसके बाद हमारे पास ये रेजोनेंस का साइन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, यहाँ पर जो है हम डबल एरो शो करेंगे, और इस तरह से इसकी जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। एक बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, मीन मल्टीपल बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन कार्बन की बजाय कार्बन कार्बन के दरमियान, और H पॉजिटिव ने जो है फिर यहाँ से सेपरेट हो जाना है। मीन कि वो H पॉजिटिव तो यहाँ पे अटैच हुआ था, लेकिन यहाँ से फिर H पॉजिटिव जो है वो कैटलिस्ट अलहदा हो जाएगा। बेस कैटालिसिस में OH नेगेटिव आयन जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और एक इंटरमीडिएट कम्प्लेक्स बनाएगा जो कि डिकम्पोज होगा और प्रोडक्ट बना देगा, और फिर हमारे पास OH नेगेटिव जो है रीजनरेट हो जाएगा। जैसे NH2NO2 जो है, जिसको नाइट्रामाइड कहते हैं, इसकी डिकम्पोजिशन होगी इनटू N2O एंड H2O इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव एज अ कैटलिस्ट। तो इसमें हम देखें NH2NO2 प्लस OH नेगेटिव, तो हमारे पास वाटर बनेगा और NHNO2 नेगेटिव बनेगा। अब ये जो NHNO2 नेगेटिव है, इससे हमारे पास ये इंटरमीडिएट कम्प्लेक्स था, ये चेंज होगा N2O में, और OH नेगेटिव जो है वो सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एंजाइम कैटालिसिस। एनिमल एंड प्लांट मेंटेन्स द लाइफ ड्यू टू मैनी ऑर्गेनिक रिएक्शंस विच आर हैपनिंग इन द बॉडीज़। ऑर्गेनिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं हमारी बॉडीज़ में भी, प्लांट्स की बॉडीज़ में भी, और ये जो रिएक्शंस होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, लेकिन कैटलिस्ट की मौजूदगी में जो है ये जैसे एंजाइम्स वगैरह हैं उनकी मौजूदगी में फिर प्रोसेसेस जो है वो थोड़े फास्ट हो जाते हैं।
एंजाइम जो है वो कम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं और फर्स्ट एंजाइम जो प्रिपेयर किया गया था वो 1969 में प्रिपेयर किया गया था। और हर एंजाइम जो होता है वो एक पर्टिकुलर लिविंग सेल में प्रोड्यूस होता है और एक ख़ास रिएक्शन को जो है वो कैटलाइज कर सकता है सेल के अंदर। एंजाइम को आइडेंटिफाई किया गया एंड ऑब्टेन्ड इन प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है, फ्रॉम दो सेल्स टू विच दे बिलोंग। जिस भी सेल से वो बिलोंग करते हैं वहाँ से उन्हें प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म में सेपरेट किया जा चुका है, प्योर फॉर्म में। एग्जांपल देखिए एंजाइम कैटालिसिस की, तो केन शुगर जो है उसको हम ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में चेंज करते हैं, तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ करते हैं वो इन्वर्टेज यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ग्लूकोज को जब कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे जाइमेज एंजाइम यूज़ होता है, ठीक है। ग्लूकोज को जब हम चेंज करते हैं इथाइल अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में जाइमेज एंजाइम यूज़ होता है। और इसके अलावा हमारे पास यूरिया आ जाता है, यूरिया की हाइड्रोलिसिस में हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और यूरिएज एंजाइम यहाँ पे यूज़ किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस देखें तो सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस आर एज फॉलोज। कोलाइडल नेचर होती है एंजाइम्स की, एंजाइम्स आर कोलाइडल इन नेचर एंड दे आर बेसिकली प्रोटीन्स विद मॉलिक्यूलर वेट रेंजिंग फ्रॉम 10,000 to millions. Enzymes play vital role for life. Enzymes play vital role in digestive processes, respiration, diseases and general body functions. उसके बाद आ जाता है breaking and synthesis of molecules. Enzymes can break down more complex molecule into simple molecules. Anyhow, there are certain enzymes which synthesize more complex molecule from simple molecules. उसके बाद specificity की बात करते हैं तो enzymes जो होते हैं वो अपने एक्शन में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, किसी स्पेसिफिक रिएक्शन को कैटलाइज कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं तो जस्ट लाइक अदर कैटलिस्ट enzymes do not disturb the equilibrium constant of the reaction but they only decrease the time which is necessary to complete the reaction. Temperature effect की बात करते हैं तो range of temperature plays a vital role for the activity of the enzyme. Actually the rate of the enzyme catalyzed reaction generally increases up to 40 degrees Celsius, but above this temperature enzymes are denatured because they are proteins. 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो यहाँ तक तो एंजाइम जो है उनके रिएक्शन एंजाइमेटिक रिएक्शन जो होते हैं वो स्पीड अप हो जाते हैं, लेकिन इससे अबव टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाते हैं क्योंकि वो प्रोटीन्स होते हैं। पीएच इफेक्ट की बात करते हैं तो एक्शन ऑफ द एंजाइम इज़ वेरी सेंसिटिव टुवर्ड द वेरिएशन ऑफ द पीएच ऑफ द मीडियम एंड दे कैन नॉट विथस्टैंड द एक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। मीन के एक ऑप्टिमम पीएच चाहिए होती है एंजाइम के रिएक्शन के लिए, एंजाइम को अपने रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए। कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट की बात करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ द कैटलिस्ट कैटलाइज रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द कैटलिस्ट। कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है रिएक्शन के कैटलिस्ट के हम कितनी कंसंट्रेशन ले रहे हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट पे भी डिपेंड करता है रिएक्शन, लेकिन अगर हमारे पास जो है वो एंजाइम जो होते हैं उनमें स्पेसिफिक कैविटीज़ होती हैं जहाँ पे रिएक्टेंट्स ने जो है फिट होना होता है, तो वो सारी कैविटीज़ अगर हमारे पास फिल हो जाती हैं तो फर्दर अगर हम सब्सट्रेट के अमाउंट को बढ़ा भी देते हैं, कंसंट्रेशन को बढ़ा भी देते हैं, तो फिर रिएक्शन के रेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। को फैक्टर की बात करें तो सम ऑफ द एंजाइम्स नीड को फैक्टर फॉर देयर एक्टिविटी एंड दिस को फैक्टर्स आर सिंपल मॉलिक्यूल्स एंड आर कंपेयर टू एंजाइम प्रोटीन्स। उसके बाद एज़ कंपेयर टू एंजाइम प्रोटीन्स। उसके बाद पॉइजनिंग इफेक्ट है। ये पहले भी आपको बताया था कि कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देते हैं, तो उन्हें हम पॉइजन कहते हैं फॉर कैटलिस्ट और फॉर एंजाइम, और ठीक है, और वो एंजाइम के एक्टिव सेंटर के साथ जो है वो कंबाइन करके उसको पॉइजन कर देते हैं। जी, तो मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस को समझने के लिए हम ये समझते हैं कि एंजाइम जो होते हैं वो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं और उनके अंदर उनकी सरफेस के ऊपर कुछ कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं जिनके साथ जो है सबस्ट्रेट के पार्टिकल्स ने आके इंटरेक्ट करना होता है और फिर फाइनली जो हैं वो प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। तो वो जो कैविटीज़ होती हैं उनको हम केमिकली इस तरह समझ सकते हैं कि बेसिकली एंजाइम के ऊपर कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि अमाइनो ग्रुप है, एसिड ग्रुप हो सकता है COOH, मार्केप्टो ग्रुप SH हो सकता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH हो सकता है। यही जो ग्रुप्स हैं ये बहुत ज़्यादा एक्टिव ग्रुप्स होते हैं और इन्हीं को हम एक्टिव सेंटर्स कहते हैं, ठीक है, एक्टिव सेंटर्स ऑफ एंजाइम। और जो वो वाले सब्सटेंसेस जो कि केमिकल रिएक्शन शो करते हैं, मीन के जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनको हम सबस्ट्रेट कहते हैं, और सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके ऊपर कम्प्लीमेंट्री शेप्स प्रेजेंट होती हैं एज़ कम्पेयर टू एंजाइम कैविटीज़, और इस तरह से एंजाइम और सबस्ट्रेट जो हैं वो आपस में फ़िट हो जाते हैं, जैसे लॉक और की जो है वो फिट हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है एंजाइम और सबस्ट्रेट के मिलने से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो होता है वो एक्टिव सेंटर की वजह से बनता है, और वो जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है फिर वो डिकम्पोज होता है और प्रोडक्ट बनते हैं। इसको हम डायग्राम से इस तरह शो कर सकते हैं कि हमारे पास एंजाइम और सबस्ट्रेट जो हैं वो आपस में मिलेंगे और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और फिर जो है प्रोडक्ट और एंजाइम जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। डायग्राम से हम इस तरह से शो करते हैं कि इक्वेशन के बाद ये एंजाइम है, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है,
दोनों आपस में मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसको ES कहते हैं, और फिर एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है वो सेपरेट, प्रोडक्ट और एंजाइम जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। फिर हमारे पास है काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम रिएक्शन। एंजाइम जो होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, और ये जो मैकेनिज़्म था ये हमें माइकलस और मेंटन ने बताया था। उन्होंने क्या कहा था, इन्होंने हमें एक काइनेटिक एक्सप्रेशन डिराइव करके बताया था, और उन्होंने कुछ अजम्पशंस भी बताई थी हमें। वो 4 स्टेप्स हैं, जो 4 सीक्वेंस आप कह लें, सीक्वेंस ऑफ 4 स्टेप्स हैं जो कि हमें बताए थे माइकलस और मेंटन्स ने एंजाइम के मैकेनिज़्म के लिए। ठीक है, तो पहला स्टेप ये है कि एंजाइम जो है वो कंबाइन करता है रिवर्सिबली विद द सबस्ट्रेट एस टू फॉर्म इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, जिसे हम ES कहते हैं। फिर जो कॉम्प्लेक्स होता है ES में डिसोसिएट इनटू एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट जो है एंजाइम सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स है वो दोबारा एंजाइम और सबस्ट्रेट में वापस भी चेंज हो सकता है, एंड रिएक्शन कैन कम बैक, इट मे बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एंड द एंजाइम इज सेट फ्री। और थर्ड हमें ये स्टेप बताया कि द कॉम्प्लेक्स ES इज़ इन इक्विलिब्रियम विद द फ्री एंजाइम E एंड द सबस्ट्रेट S, और ये इक्विलिब्रियम में होता है एंजाइम और सबस्ट्रेट के साथ। और फोर्थ स्टेप हमें बताया स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन कैन बी एम्प्लॉयड इन द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट। तो यहाँ पे हम मैथमेटिकली या इक्वेशन से हम इसे इस तरह शो कर सकते हैं कि ये वाला हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस है और ये वाला इरिवर्सिबल प्रोसेस है। एंजाइम और सबस्ट्रेट जब आपस में मिलते हैं तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। यहाँ पे हमारे पास जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बनने के लिए जो रेट कांस्टेंट होगा वो K1 होगा, और इसको दोबारा बैकवर्ड जाने के लिए जो रिवर्स रिएक्शन है उसके लिए K2 होगा रेट कांस्टेंट, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है उसका प्रोडक्ट और एंजाइम में चेंज होने के लिए जो रेट कांस्टेंट है वो K3 है। ठीक है, कीपिंग इन व्यू द अबव 4 assumptions द वेलोसिटी V, वेलोसिटी कह रहे हैं बेसिकली यहाँ पे रेट कांस्टेंट को, रेट ऑफ रिएक्शन को, मीन की जो स्पीड होती है रिएक्शन की उसको हम वेलोसिटी भी कह सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन विच कैन बी रिटन एज, मीन के हम रेट ऑफ रिएक्शन इन रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट ले रहे हैं ना, तो dP/dt लिख सकते हैं, मीन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद चेंज इन टाइम, डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ES, और ये डिपेंड करेगा रेट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ES। मीन के लॉ ऑफ मास एक्शन से बेसिकली हम ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। ये लॉ ऑफ मास एक्शन हमें ये कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट जो होता है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। तो हमारे पास प्रोडक्ट के बनने का जो रेट है वो डिपेंड करेगा इसके रिएक्टेंट पे। ये रिएक्टेंट इसी से प्रोडक्ट बन रहा है ना, तो ES की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, एंड रेट कांस्टेंट K3 होगा इसके लिए। ठीक है, इसके लिए इस रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट बनने के लिए रेट कांस्टेंट जो होगा वो K3 होगा। तो वेलोसिटी अब हम रिएक्शन की शो करेंगे तो dP/dt इज इक्वल टू V, मीन वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू K3 ES कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट शो करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द ES इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ES। वो प्रोडक्ट के रेट जो है, फॉर्मेशन का रेट जो है वो इस रिएक्शन के रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा था, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे, और ES के बनने का जो रेट है वो डिपेंड करेगा इस रिएक्शन के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे, यानी E और S की कंसंट्रेशन पे। तो यहाँ पे हमें यही बात बताई हुई है कि E और S की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES कैन बी कैलकुलेटेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट एंड एंजाइम कंसंट्रेशन विच इज़ लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर मेकिंग द कॉम्प्लेक्स ES। और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES जो है हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन से, और दूसरा एंजाइम की वो कंसंट्रेशन जो कि ES बनने के बाद बच जाएगी, और वो कितनी होगी, वो हम एंजाइम की कंसंट्रेशन में से ES की कंसंट्रेशन को माइनस करेंगे तो हमें बकाया एंजाइम की कंसंट्रेशन मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए हम रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, K1 आएगा, क्योंकि ये हमारे पास ES की फॉर्मेशन का रेट कांस्टेंट था K1, और फिर हमारे पास वो वाली कंसंट्रेशन एंजाइम की जो बच गई है, यानी कि एंजाइम के कंसंट्रेशन में से एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन को माइनस करेंगे, और साथ में सबस्ट्रेट की कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स ES जो है वो डिसअपियर भी हो रहा होगा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 2। इट गोज़ टू द प्रोडक्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड कम्स बैक टू द रेट कांस्टेंट, कम्स बैक विद द रेट कांस्टेंट K2। सो द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कैन बी रिटन एज। अच्छा, इसकी डिसअपियरेंस का रेट लिखेंगे ना, तो हमारे पास दो तरह से ये डिसअपियर हो रहा है। एक तो कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रोडक्ट में चेंज होकर डिसअपियर हो रहा है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स जो है वो दोबारा बैकवर्ड जाके रिएक्टेंट्स और एंजाइम में चेंज होकर डिसअपियर हो रहा है। तो इसके लिए हमारे पास जो है वो K2 ES प्लस K3 ES, ये हमारे पास दो आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि दो तरह से डिसअपियर हो रहा है, इज इक्वल टू K2 प्लस K3 इंटू ES। तो ये कुछ इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी।
कीपिंग इन व्यू द स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन अबाउट ES, इट्स रेट ऑफ फॉर्मेशन शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस। और स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन से हमें क्या पता चलता है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो रेट ऑफ डिसअपियरेंस के इक्वल होगी। सो इक्वलाइजिंग इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को आप इक्वलाइज करें तो कॉम्प्लेक्स की कंसनट्रेशन इंटू E2 प्लस E3 मीन कि ये हमारे पास इक्वेशन जो अभी हमने देखी थी इज इक्वल टू K1 और ये इक्वेशन जो हमने पहले देखी थी, इन दोनों को इक्वल करने के बाद लेट अस रीअरेंज दिस इक्वेशन 5 बाय टेकिंग ऑल द रेट कांस्टेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीशीज ऑन द राइट हैंड साइड। अब सारे जो हमारे पास कांस्टेंट थे उनको हमने एक साइड पे कर लिया, यानी कि K2 प्लस K3 पहले इधर पड़ा था, K1 जो है दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा, और E और S की जो कंसंट्रेशन है दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगी। तो ये जो इन सारे जो कांस्टेंट हमने इकट्ठे किए हैं इनके लिए हम एक न्यू कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं जिसे हम कहते हैं Km। Km जो है ये कांस्टेंट है विच डिपेंड अपॉन 3 रेट कांस्टेंट एंड इज़ कॉल्ड माइकलस मेंटन कांस्टेंट। ठीक है, ये अब MCQs के लिहाज से देखें ना कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि Km क्या है, माइकलस मेंटन कांस्टेंट है। इट इज़ अ करेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर फॉर ईच एंजाइम, और ये हर एंजाइम के लिए करेक्टरिस्टिक पैरामीटर है। इन ऑर्डर टू डिराइव द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट वी शुड एलिमिनेट द फैक्टर ES विच इज़ एन इंटरमीडिएट। फॉर दिस पर्पस वी रीअरेंज। अच्छा, हमने इंटरमीडिएट को एलिमिनेट करना होता है ना, तो इसलिए हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह से आएगा E माइनस ES इंटू कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बाई कंसनट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू Km। तो हम ES को जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे तो फिर हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। फिर हम फर्दर क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 2 द वेलोसिटी ऑफ ओवर आर रिएक्शन इज dP ओवर dt। तो वेलोसिटी जो थी वो किस तरह हमारे पास थी, dP ओवर dt इज इक्वल टू V इज इक्वल टू K3 ES, ये वाली इक्वेशन। और फिर इसमें हम क्या करेंगे, लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ द ES फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7। अब इक्वेशन नंबर 7 में जो हमने ES की ये वाली वैल्यू निकाली है वो हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे यहाँ पे ES की जगह पे। तो ES की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट की तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, व्हेन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज हाई एज कम्पेयर टू एंजाइम कंसंट्रेशन देन ऑल द एंजाइम इज प्रेजेंट एज ES। जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हमारे पास हाई होगी तो सारा का सारा एंजाइम जो है होगा वो कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाएगा एंड वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन इज मैक्सिमम। तो उस वक्त रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो मैक्सिमम होगा एंड द मैक्सिमम वेलोसिटी इज गिवन एज Vmax। ठीक है, तो सारा का सारा जो हमारे पास एंजाइम था वो तो चेंज हो गया था ES में, तो हमारे पास Vmax किसके इक्वल आएगा, जस्ट जो है वो K3E के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, in other words we can say that if Km is very small as compared to S। दूसरे अल्फाज में हम ये कहते हैं कि अगर जो है वो Km जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो एज़ कम्पेयर टू S, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन की निस्बत Km की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो, तो फिर क्या होगा, देन इक्वेशन 8 रिड्यूस टू इक्वेशन नंबर 9। तो फिर हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 8 है वो रिड्यूस हो जाती है इक्वेशन नंबर 9 में। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 8 और इस ये रिड्यूस हो जाएगा इक्वेशन नंबर 9 में। मीन सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है ना, तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो होगी वो हमारे पास ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगी यहाँ पे, और Km की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो गई है, तो Km को हम निगलेक्ट करेंगे तो जस्ट हमारे पास वो K3 और E बच जाएगा इन दोनों की कंसंट्रेशन। तो Vmax जो है यही वाली वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो K3E के इक्वल हो जाएगी। ये MCQs के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आपके पास Km की वैल्यू S की निस्बत बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाए तो फिर हमारे पास क्या इक्वेशन बच जाएगी, फिर हमारे पास आ जाएगा Vmax इज इक्वल टू K3 कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। अच्छा, आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 9 इन इक्वेशन नंबर 8, इक्वेशन नंबर 9 को इक्वेशन नंबर 8 में पुट करें। इक्वेशन नंबर 9 हमारे पास है Vmax वाली, Vmax की वैल्यू आप K3E जो है वो पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन बनेगी, dP और dt इज इक्वल टू V इज इक्वल टू Vmax S ओवर यहाँ पे हमने इस तरह से कुछ वैल्यू पुट की है K3 की वैल्यू हम यहाँ से बेसिकली निकाल लेंगे, तो K3 की वैल्यू कुछ इस तरह आ जाएगी Vmax ओवर E। ठीक है, Vmax ओवर कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम।
ठीक है, कुछ इस तरह आएगी ना। तो K3 की जगह पे यहाँ पे हम ये वाली वैल्यू पुट कर रहे हैं वी मैक्स ओवर कंसनट्रेशन ऑफ एंजाइम। तो कंसनट्रेशन ऑफ एंजाइम पहले भी पड़ी है, जब नीचे भी एंजाइम आ जाएगा दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और वी मैक्स ऊपर आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी कि वी मैक्स और नीचे Km प्लस ऐसा आ जाएगा और ऊपर सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन भी। इनके बाकी सारे टर्म्स वैसे रही हैं, जस्ट कंसनट्रेशन ऑफ एंजाइम जो है वो कैंसिल आउट हो गया है, बाकी सारा कुछ वैसे ही आ गया। इक्वेशन नंबर 10 बन गई। दिस इक्वेशन इज़ नोन एज माइकलिस मेंटन इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से रट्टा लगा लें। ठीक है, इसी को हम माइकलिस मेंटन इक्वेशन कहते हैं। इफ़ वी प्लॉट V अगेंस्ट S वी गेट अ कर्व एंड सो द वैल्यू ऑफ द V मैक्स एंड Km कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कर्व आ जाती है और V मैक्स और Km की वैल्यू को हम फाइंड नहीं कर सकते। हाउएवर इफ़ वी टेक द रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन नंबर 10, अगर रेसिप्रोकल ले लें जैसे पहले भी हमने एक इक्वेशन में लिया, तो फिर हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन बनेगी और ये फाइनल इक्वेशन जो है ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी। और इस इक्वेशन को भी बहुत अच्छे से याद रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको हम कहते हैं लाइन वेवर एंड बार की इक्वेशन। लाइन वेवर एंड बार की इक्वेशन हमारे पास क्या है, 1/v इज इक्वल टू Km ओवर V मैक्स S कंसनट्रेशन प्लस 1/v मैक्स। ठीक है, इट इज़ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड इफ़ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन 1/v ऑन y एक्सिस एंड 1/s ऑन x एक्सिस देन अ स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन। अब इस केस में हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगी विद अ पॉजिटिव स्लोप एज शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम एंड दिस वैल्यू ऑफ 1/v मैक्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इंटरसेप्ट। 1/v मैक्स की वैल्यू हम इंटरसेप्ट से फाइंड कर सकते हैं और स्लोप में से हमें वैल्यू मिलेगी Km की। ठीक है, Km और V मैक्स जो है ये है, तो हम यहाँ पे Km की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन का जो ग्राफ है वो इस तरह से हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का चैप्टर था और अब मैं आप लोगों के साथ जो है इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस शेयर कर देती हूँ पास्ट पेपर्स के, और फिर हम लोग अपना चैप्टर एंड कर अपना लेक्चर जो है वो ख़त्म करते हैं। जी, तो सरफेस केमिस्ट्री के पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन है फिजियोजॉर्प्शन अकर एट लो टेम्परेचर। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था फिजियोजॉर्प्शन अकर एट लो टेम्परेचर एज़ कम्पेयर टू केमोजॉर्प्शन। ठीक है, केमिकल एड्जॉर्प्शन की निस्बत जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है वो लो टेम्परेचर पे होने वाला फिनोमेना है। उसके बाद है प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर इक्वेशन इज़। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर वाली इक्वेशन कौन सी होगी इनमें से, लैंगम्योर, फ्रेंडलिक और BET और नन। तो ये आप लोग मुझे बताएंगे कि इसमें से कौन सी है। अभी दो तो हम देख ही चुके हैं, फ्रेंडलिक और लैंगम्योर। ठीक है, और BET को आपने सर्च करना है और बताना है कि अब बाकी दो ऑप्शंस रह गए BET एंड नन, तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन ठीक है। ठीक है, ये आप लोगों का टास्क है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, द सरफेस ऑन विच सब्सटेंसेस एड्जॉर्ब इज़ एड्जॉर्बेंट। ठीक है, जिसकी सरफेस के ऊपर एड्जॉर्प्शन हो रही होती है उस को क्या कहते हैं, हम एड्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस इज बेस्ड अपॉन। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस बेस्ड अपॉन एड्जॉर्प्शन। फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन इज़ x/m इज इक्वल टू Kp पावर 1/n, n इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब यहाँ पे जो बाकी ऑप्शंस दिए हुए थे ना, तो उसमें ये चीज़ वेरी कर रही थी। ठीक है, तो इसमें वो वाली इक्वेशन आपके पास ठीक है जिसमें n इज़ ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, और एक और बात याद रखें कि हमने अभी जो पढ़ा था ना, तो उसमें हमने x/m की जगह पे पढ़ा था W/m। तो इस चीज़ से आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना, x और w जो है वो कोई भी यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट बुक्स में जो है ना वो डिफरेंट अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया हुआ होता है वेरिएबल्स वगैरह को, तो आप लोग जो है ना इस चीज़ को थोड़ा समझ लिया करें। ठीक है, तो W की जगह पे x भी यूज़ हो सकता है, x/m इज इक्वल टू Kp पावर 1/n, n इज़ ग्रेटर देन 1। ये जो है इसका बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा जो है अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मेहनत करते रहें, कभी भी रुके नहीं। जब भी अपने मंजिल पे पहुंचना होता है तो मुसलसल चलते रहने से ही आप पहुंच सकते हैं। अगर आप रुक जाएं तो फिर आप कभी भी मंजिल तक पहुंच नहीं सकते। और अपनी दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत की लाजमी फ़िक्र किया करें, अपने फ़राइज़ अदा किया करें और टाइम पे अदा किया करें, अपने माँ बाप का ख्याल रखा करें और दुआ में याद रखा करें। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह हाफ़िज़।